ठीक है, ऑलराइट जी। So the central problem is that you have a problem जिसके दो एल्गोरिदम आए हैं, एक एल्गोरिदम 1 है और एक एल्गोरिदम 2 है, and what do you want to do? You want to compare कि प्रोग्राम 1 ज्यादा एफिशिएंट है या प्रोग्राम 2 ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, ऑलराइट। अब सवाल ये है कि हाउ कैन वी कंपेयर between two programs? Okay. Now here is my point. यूजुअली हम कैसे कंपेयर करते हैं, हम कहते हैं कि भाई हम बेसिकली इन दोनों एल्गोरिदम्स को लिखेंगे, उनको कोड करेंगे, उसको मशीन पे चलाएंगे और फिर उनका टाइम रिकॉर्ड करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि असाइनमेंट जो आपकी है वो बहुत ही आसान है। एक्चुअली ये असाइनमेंट मैथमेटिक्स के रेलेवेंट है। जो यार ये किसने ऑन किया हुआ है? ये किसने ऑन किया हुआ था? कौन इसके साथ और भी लेक्चर देख रहा है? प्लीज ऐसे मत करें यार, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं दूसरों को, आप गलत कर रहे हैं। अगर आप साथ आपने कोई और लेक्चर भी लगाया हुआ है तो आप गलत कर रहे हैं, प्लीज ऐसे मत करें, यू विल रूइन योरसेल्फ। चलें जी, मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। देखें जी, आपके पास दो एल्गोरिदम से और बेसिकली हमने कंपेयर करना था कि कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा बेहतर है। अब यूजुअल इसका तरीकाकार क्या है कि बेसिकली हम उनको एक एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी सी प्रोग्राम में, लैंग्वेज में, उसको रन करते हैं एक मशीन्स के ऊपर, और दोनों का टाइम नोट करते हैं और देखते हैं यार जो टाइम ज़्यादा ले रहा है इसका मतलब है कि वो इनएफिशिएंट है, और जो टाइम कम ले रहा है वो एफिशिएंट है। ठीक है, यूजुअली तो ऐसे ही कंपैरिजन किया जाता है, बट देयर इज ए प्रॉब्लम विद दिस आइडिया। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम? स्पेस की बात नहीं की किसी ने। स्पेस का मसला नहीं है, लेट्स से स्पेस लेट्स नॉट टॉक अबाउट स्पेस वी हैव। इसमें मशीन डिपेंडेंट है ये। क्या है? मतलब वो रिसोर्सेज लैपटॉप के मशीन एक्सेलेंट मशीन डिपेंडेंट है। आपने एक प्रोसेस एक कंप्यूटर पे चलाया, दूसरे कंप्यूटर पे चलाया, वहां पर हो सकता है दोनों के मशीन की स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट हो। एक मशीन पे लोड ज्यादा है, एक मशीन पे लोड कम है, वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और एक ही प्रोसेस चल रहा है तो वो शायद ज़्यादा तेज चल जाएगा। सो द थिंग इज के देर आर लॉट्स ऑफ मैयर्स जिसको देख के ये इंजीनियरिंग देखनी पड़ती है, कौन सा प्रोग्राम अच्छा है, कौन सा आसान है, अच्छा नहीं है। सो द थिंग इज के हमने व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू मेक ए मैयर जिससे बेसिकली हम दो प्रोसेस के दरमियान में एफिशिएंसी को चेक कर सके। ये बात सुनाई। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि एक हमें हमेशा ये नहीं देखना होता कि हमें सेम सेटअप बनाना पड़ता है, विच मीन्स कि हमें लार्ज छोटी इनपुट पे भी नहीं, हमें लार्ज इनपुट बल्कि वेरिएंग इनपुट्स के ऊपर देखना पड़ता है। कि हो सकता है कुछ प्रोग्राम है जो कि छोटी इनपुट के लिए थोड़ा सा एक बेहतर चल रहा है, लेकिन जब बड़ी इनपुट्स आती हैं तो उसके ऊपर वो ज़्यादा टाइम लेना शुरू कर दे। सो यू नीड टू बी केयरफुल कि प्रोग्राम जो है उसका साइज, जो इनपुट में इसको प्रोसेसिंग के लिए इनपुट मिल रही है वो बहुत बड़ी भी हो सकती है। और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी अज्यूम कि वो जो हमें प्रोग्राम में इनपुट मिलेगी वो इन्फिनिटी साइज की होगी, n साइज की होगी, n कैन अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो द थिंग इज के दिस आइडिया ऑफ के हम मशीन पे चलाएं विल नॉट वर्क। So the whole idea is, can you come up with some notion of an algorithm analysis जिसमें without going to machine हम ये टेस्ट कर सकें कि ये एल्गोरिथम बेहतर है या नहीं है। ठीक है, and the idea is coming up with a mathematical model जो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस को काउंट करता है। कैसे कि ऑन आई मीन इनपुट छोटी सी इनपुट से लेकर हम इनपुट को ना 2 ना 3 ना 4 हम इनपुट को अज्यूम करते हैं कि इनपुट हमारी बहुत बड़ी है। ठीक है, और बेसिकली हमें होती है वो ये होनी चाहिए कि हमें बेसिकली हम एक प्रोग्राम में देखते हैं कि हमारे कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस हैं। तो बेसिकली अगर आप एक इंस्ट्रक्शन सेट देखें, याद है असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन सेट देखें, तो असेंबली लैंग्वेज में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती थी, राइट। सो बेसिकली हमें
पोटेंशियली देखना चाहिए कि जितनी भी हमारी असेंबली की इंस्ट्रक्शंस हैं हमें बेसिकली हमारे प्रोग्राम में कौन कौन सी आ रही हैं, होना तो ये चाहिए। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं कि हम बेसिकली एक हाई लेवल पे प्रिमिटिव ऑपरेशंस बना लेते हैं, यार ये ऑपरेशंस हमारे एक कॉस्ट के बराबर या 1 यूनिट कॉस्ट के बराबर है कि x इज इक्वल टू 4 जो है ये कुछ टाइम लेता है, x इज इक्वल टू x प्लस 5 एक टाइम लेता है, x इज लेस देन y जो है ये कंपैरिजन करना एक टाइम लेता है, पॉइंटर का डी रेफरेंस करना एक टाइम लेता है, एक फंक्शन कॉल एक टाइम लेती है। ठीक है, वैसे तो ये जो प्रिमिटिव ऑपरेशंस है हर ऑपरेशन की कॉस्ट डिफरेंट होती है। इवन मल्टीप्लिकेशन फॉर एग्जांपल देख लें, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों की कॉस्ट एक जितनी नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन टेक ए मच लार्जर टाइम एज कंपेयर टू आपका जो एडिशन होता है। बट लेट्स से कि ये हमारे प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं, इनके दरमियान में टाइम इतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सो व्हाट डू यू वांट टू डू, यू वांट टू मेजर कि हमारे प्रोग्राम में कितनी प्रिमिटिव कॉल्स गई हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इस प्रोग्राम को देख लूं, बेसिकली अगर मैं इस प्रोग्राम को देखूं तो इस प्रोग्राम में बेसिकली ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल को अगर मैं देखूं तो ये मैंने इसका बेसिकली एक मेजरमेंट्स किए हुए हैं। तो बेसिकली क्या होगा अगर मैं इस छोटे से प्रोग्राम को देखूं, और सवाल मेरा ये है कि इस पूरे प्रोग्राम की कैलकुलेशन करें कि कितना टाइम लेता है। ठीक है, अगर मैं प्रिमिटिव तो ऊपर तो हाउ मेनी फ्यूज लिखा है, लेकिन अगर मैं प्रोग्राम के अंदर हर एक डिटेल देखता कि कितनी प्रिमिटिव कॉल्स हैं, तो इंट j इज इक्वल टू 1 कितनी दफा चलेगा? एक बार, n टाइम्स। क्यों 1 दफा, एक राइट? बार और j इज लेस देन और इक्वल टू n कितनी दफा चलेगा? n टाइम्स, ये n नहीं, n प्लस 1 दफा चलेगा। n+1 Can anybody tell me n प्लस Yes. 1। why n प्लस 1? क्योंकि जिस जगह पे कंडीशन फॉल्स होनी है वो भी हमें चेक करना है, और फिर प्लस प्लस j जो है वो n दफा चलता है। ठीक है, और जो फू की कॉल है वो कितनी दफा होती है, वो भी n दफा होती है। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं इसको ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में देखूं तो ये तकरीबन बनता है 3n प्लस 2। सो बेसिक ऑपरेशन अगर मैं देखूं ना तो बेसिकली ऑपरेशन बेसिक प्रिमिटिव ऑपरेशन इतने बन रहे हैं इसके अंदर, इस एक छोटे से प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ये बात समझ आई? अच्छा, अब एक छोटी सी बात वो ये कि ये ना हम एक और प्रोग्राम लिखता हूँ जिसमें बेसिकली यही प्रोग्राम जो ऊपर लिखा हुआ है वो आई मीन ये जो ये आई मीन ये अच्छा ये तो है कि अगर पूरे प्रोग्राम की हमारे हम निकालना चाह रहे हैं, प्रिमिटिव काउंट निकालना चाह रहे हैं। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इस फू की काउंट बताओ, तो कि फू कितनी दफा कॉल हुआ है, तो कैन यू टेल मी क्या होना चाहिए? बेसिकली जितनी दफा लूप चलता है उतनी दफा फू कॉल होगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, हाउ मेनी टाइम 1 विल बी एडेड? n टाइम्स। n times. Does it make sense? तो foo will be called n times. Does it make sense? अब अगली एग्जांपल पे चलते हैं। So this is how you will going to write it. इसी को मैंने कैसे लिखा था? मैंने ऐसे लिखा था, इसी को मैंने ऐसे लिखा था। ठीक है, 1 added how many times, जितनी दफा लूप चल रहा है जो कि n दफा चल रहा है। Does it make sense? ठीक है, so let's move forward. अब लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें बेसिकली ये काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वैसे तो हमें पूरे प्रोग्राम का भी मैं पूरे प्रोग्राम का भी निकालता हूं और फू की कॉल भी निकालता हूं। तो पहले अगर मैं पूरे प्रोग्राम का लिखूं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा ऊपर वाला लूप को अगर मैं देखूं तो ये बनता है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, j will run actually this will be run how many times j, ये बेसिकली n दफा चलेगा। और बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, j की वैल्यू वेरी हो रही है 1 2 3 4 5 से चलते चलते कहां तक गया है, n तक गया है। तो बेसिकली दिस इज, और हर एक j की वैल्यू के ऊपर एक कॉस्ट आ रही। तो ये जो प्रिमिटिव कॉस्ट अगर आप निकालें तो बेसिकली j कितनी दफा चेंज हो रहा है, n दफा। ठीक है, j इज इक्वल टू i एक दफा चलता है, हाँ एक दफा ज्यादा दफा चलता है। सो यू आर राइट, बेसिकली इसको n प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली n प्लस 1 होना चाहिए, प्लस 1 भी क्योंकि एक दफा ज्यादा दफा चलता है। और प्लस क्या होगा, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं। ठीक है, और यहां पर j की जो वैल्यू वेरी होनी है वो n प्लस 1 दफा होनी है। ठीक है,
और फिर प्लस प्लस जे जो है वो n दफा होना है, तो लेट मी ऐड 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाउ मेनी टाइम दिस विल बी एडेड, जे विल बी एडेड, ये चलेगा जी 1 दफा, दैट कम्स आउट टू बी n। डज इट मेक सेंस? ये हमारे सिर्फ ऊपर वाले लूप की प्रिमिटिव ऑपरेशंस निकले हैं। कितने निकले हैं? तो अगर मैं लिखूं तो ये बन जाएगा 2n प्लस 2। डू यू एग्री? ठीक है, अब हम प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर आ जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो फॉर k इज इक्वल टू 2 की अगर हम बात करें, ये जो k इज इक्वल टू 1 से लेकर ये, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। इस इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम इंस्ट्रक्शन निकालें तो पहले तो के बात तो यह कि j इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये चलता है, और k की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी होती है? k इज इक्वल टू वेरी होता है बिटवीन 1 2 3 4 से लेकर कहां तक? m तक। ठीक है, एंड एवरी single change in k will cost us how much? 1, basically m plus 1 तक जाता है, right? तो 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus plus 1। by the way ये तो सिर्फ मैं इसकी बता रहा हूँ बात कि k is less than or equal to m, लेकिन एक दफा k is equal to 1 भी चलना है तो एक दफा वो कॉस्ट आनी है, और प्लस प्लस के जो है वो भी कितनी दफा चला जाना है? वो भी बेसिकली ये कितनी दफा हुआ? इज इक्वल टू m प्लस 1 हो गया, और प्लस 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 के जो है वो कितनी दफा चला जाना है? वो बेसिकली m दफा चला जाना है। ये बात समझ? सो अगर मैं इस ऑपरेशन की j इज इक्वल टू 1 के लिए कॉस्ट निकालूं तो वो बन जाती है 2 प्लस 2 नहीं, प्लस बेसिकली प्लस 3, या 2m प्लस 2 बन जाती है। यस, प्लस 2 बन जाती है, क्योंकि ये m प्लस 1 एक दफा ये इसमें आ जाएगा, और एक दफा आई ये 1 इसलिए आया क्योंकि k इज इक्वल टू 1 आया। ठीक है, तो 2m प्लस 2 हो गया। और अगर मैं j इज इक्वल टू, फिर अगर मैं 2 के लिए चलाऊंगा तो 2 के लिए दोबारा से ये कॉस्ट आएगी, राइट? और फिर इसी तरह ये j इज इक्वल टू 3 के लिए चलेगा, और फिर इसी तरह j इज इक्वल टू 4 के लिए चलेगा। डज इट मेक सेंस? सो अगर आप इसको निकालें चलता चलता, आखिरी दफा क्या करना है? j इज इक्वल टू n के लिए चलना है, और उस पर भी यही कॉस्ट आनी है। और अब अगर मैं ओवरऑल ये जो सेकंड लूप है इसकी कॉस्ट निकालूं तो वो कितनी कॉस्ट बनती है? बेसिकली व्हाट डू आई हैव टू डू? आई हैव टू सम दिस अप, राइट? मुझे इन सब को सम करना पड़ेगा, एंड दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? बेसिकली j की वैल्यू कितनी दफा वेरी कर रही है? 2n दफा वेरी कर रही है, तो n मल्टीप्लाई बाय 2m प्लस n मल्टीप्लाई बाय हाउ मच? 2। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा, इसको अगर मैं लिखूं इन जनरल तो ये बन जाएगा 2 टाइम nm प्लस 2 टाइम n। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली क्या हुआ है, मेरे एल्गोरिथम की टोटल कॉस्ट कितनी निकली है? अब बात है ये मैंने निकाली है क्या? ये मैंने दूसरे लूप की कॉस्ट निकाली है। और अब अगर हम देखें तो बेसिकली फू भी कॉल हो रहा है। फू को देखें तो बेसिकली वो कितनी दफा कॉल हो रहा है? जब के ये अंदर वाला लूप के दफा जब चलता है तो बेसिकली फू की जो कॉल की अगर मैं समेशन बनाऊं तो वो कितनी बनेगी? वो बनेगी, मैं वापस जाता हूं, j इज इक्वल टू 1 के लिए फू कॉल होता है हाउ मेनी टाइम? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाउ मेनी टाइम इट इज फू इज कॉल्ड? बेसिकली m टाइम्स। और सेम एज टू दिस फू जो है j इज इक्वल टू 2 के लिए भी कॉल होगा, और सेम एज टू दिस इसके लिए भी कॉल होगा, इसके लिए भी कॉल होगा, और बेसिकली इसके लिए भी कॉल होगा। विच मीन्स अगर मैं फू की भी कॉस्ट निकाल दूं, उसमें ऐड कर दूं, तो ये बन जाता है n टाइम m अगेन। So the overall complexity will be 3 टाइम nn plus 2 टाइम n। ठीक है, so if you look at it carefully, ये हमने बहुत ही tedious डिटेल करके इस पूरे के पूरे एल्गोरिथम की मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाली है कि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n एंड m मेरा एल्गो प्रिमिटिव ऑपरेशंस इतने करता है।
ठीक है। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि भाई 50 तरह के लोग, अगर 50 तरह के प्रोग्रामर है तो 50 तरह का कोड लिखेंगे। आपने इवन अगर एक ही एल्गो सोचा है, बांडी सर्च करी मैं एल्गो में बना लूं, मैं आपको गारंटी देता हूं अगर 50 लोग अलग अलग लिखते हैं तो 50 लोगों की नंबर ऑफ जो ये प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शंस बनेगी वो हर एक की डिफरेंट बनेगी और हर एक की कॉस्ट डिफरेंट बनेगी। सो सवाल ये है, कैन यू कम अप विद अ डिजाइन व्हिच जिस क्या क्या ऐसा मैथमेटिक्स ये मशीन हम ऐसा एनालिसिस बना लें जिसमें हम बेसिकली बता सकें यार ये एल्गो और ये एल्गो दोनों के दोनों तकरीबन तकरीबन सेम टाइम ले रहे हैं, यानी हम एफिशिएंसी की मैयर निकाल सकें कि कौन सा एल्गो बेहतर है कौन सा एल्गो बेहतर नहीं है। ये बात सुनाई? सो बेसिकली दैट्स व्हाट वी वांट। ये मैंने ना हर एक की प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है। ठीक है, ये आपको निकालनी आनी चाहिए। एग्जाम में शायद आधा सवाल, एक आधा पार्ट जो है वो ऐसा आएगा कि कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, कितनी दफा ऑपरेशंस चल रहे हैं। ये आपकी जो CLRS की बुक है ना, उसमें इंसर्शन सॉर्ट के ऊपर उसने ये एनालिसिस इस तरह किया हुआ है। ठीक है, सो लुक एट दिस जी, ये बनता है फू की कॉल का एनालिसिस ने किया हुआ है, सिर्फ फू की कॉल का, सारों का नहीं है, मैंने तो सारों को कर दिया। तो ये फू की कॉल का इंस्ट्रक्शन ने काउंट किया हुआ है। ठीक है जी, ये कैसे होगा अगर आप इसको इसी प्रोग्राम को थोड़ा चेंज कर देंगे। इसमें अगर तुम देखो तो क्या हो रहा है, इसमें अगर तुम देखो तो द ओनली डिफरेंस नाउ इज कि मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूं। नाउ इफ यू लुक एट इट केयरफुली, ये इसी को मैंने कॉपी किया एंड नाउ, और बेसिकली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग ऑल द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बल्कि आई एम इंटरेस्टेड इन कि कितनी दफा फू की कॉल जा रही है। ठीक है, सो प्लीज लुक एट दिस कोड, और मैं यहां पे देख रहा हूं, मुझे बताया कि ये अब k इज लेस देन j हो गया। तो k इज लेस देन j होने का मतलब बेसिकली क्या है कि बेसिकली k ये तो वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, ऊपर वाला लूप जो है, लेकिन आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कि हाउ मेनी टाइम foo विल बी कॉल्ड। तो j इज इक्वल टू 1 के लिए ये कितनी दफा चलेगा, k की वैल्यू सिर्फ 1 तक आएगी। ठीक है, विच कम्स आउट टू बी हाउ मच, फू जो है इसका मतलब है सिर्फ एक दफा कॉल होगा। डू यू एग्री? और j इज इक्वल टू 2 के लिए इसने बेसिकली कहां तक चलना है, यहां तक चलना है, और इस पे कॉस्ट कितनी आएगी, बेसिकली इस पे कॉस्ट आएगी 2। डज इट मेक सेंस? और j इज इक्वल टू 3 के लिए इसने चलना है 3 दफा। ठीक है, तो उस पे कॉस्ट कितनी आएगी? सर जी, जो सेकंड लूप में k है इसकी कॉस्ट नहीं लिखेंगे इसके अंदर? नहीं, जो उसने हमारा सवाल देखो, ऊपर सवाल देखो ना क्या लिखा है, हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी फूज आर कॉल्ड। ठीक है सर। ठीक है, तो बेसिकली फू 3 दफा कॉल हो रहा है, और अगर तुम j इज इक्वल टू 4 के लिए निकालो तो बेसिकली ये ऐसे होगा। ठीक है, और बेसिकली जो इसकी कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 1, ये जाएगी 4। और अगर मैं इन जनरल j इज इक्वल टू n के लिए निकालूं तो फिर तो इसकी कहां जानी है, इसने जाना है n तक, और इस पे जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, कॉस्ट आएगी n। सो अगर मैं फू की टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट निकालूं तो वो कितनी निकलेगी? सरफराज, ये n इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा? दोबारा बोलो बेटा। समेशन वही मैं करने लगा। n into n माइनस तो बेसिकली फू की जो कॉल्स होंगी वो कितनी होंगी अगर मैं निकालना चाहूं तो दैट कम्स आउट टू बी, पहली दफा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर कितनी दफा होगा, आखिर में जाके n आएगा, एंड दैट कम्स आउट टू बी, अगर आपको याद हो गॉस का फार्मूला कि n को आप 1 में ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा n प्लस 1, और कितने पेयर बनेंगे, n डिवाइडेड बाय 2 पेयर बनेंगे। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी दिस थिंग। सो इतनी आपकी फू की कॉल्स बनेगी। ये बात समझ आ गई? ठीक है, डज इट मेक सेंस? सो द थिंग इज के ये हमने एक मैथमेटिकल, जो तो हमें फार्मूला मैथमेटिकल पता है ना, अब सवाल ये, अच्छा बात है, अब ये देखो, अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर ऊपर वाला लूप जो है वो लेस देन j तक जा रहा है, लेस देन m तक जा रहा है, तो अगर आप इसको निकालें तो बेसिकली ऊपर वाला n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 तक जाता है,
और जो नीचे वाला है वो कहां तक जाता है, n into m तक जाता है. So the total complexity will be the summation of these two quantities. तो total number of Fu calls कितने हुए, ये होगा बराबर हुए. ठीक है, इन दोनों की समीशन हो जाएगी n into n plus 1 divided by 2 और nm हो जाएगा. ये बात समझ. So टोटल जो कॉल्स हुई हैं वो फू की इतनी हुई है. अंडरस्टैंड. ठीक है. अच्छा, अब ना ये छोटा सा एक एग्जांपल करते हैं जो बड़ी मजे की एग्जांपल है. इसमें मैं कहता हूं कि बेसिकली ये मैंने एक रिकर्सिव कॉल लिखी हुई और बताना है कि आपने बेसिकली कि ये कितनी दफा ये कॉल अंदर जाएगी. तो n की वैल्यू आपने जितनी मर्जी दी हुई हो, अगर n इज लेस देन और इक्वल टू 2 है तो वो रिटर्न कर देता है, वरना n डिवाइड बाय 2 भेज देता है. सो लुक एट दिस. तो बेसिकली अगर इस पूरे फंक्शन की मैं टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालूं तो t की फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, तो अगर n की वैल्यू t की वैल्यू 0 हो या 1 हो या 2 हो तो ये 1 आता है. अगर n है तो बेसिकली क्या करता है कि ये दोबारा से कॉल भेज देता है 1 प्लस टी एन बाय 2 की. और जब t यहाँ पे छोटा, और बेसिकली अगर टी एन बाय 2 को भी एवेलुएट करूं तो वो रिकर्सिव कॉल जाएगी तो 1 प्लस टी एन बाय 4 हो जाएगा. और जब मैं टी और बेसिकली मैं एक और ऐड करूंगा टी एन बाय 4 हो जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा. बेसिकली दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच log base 2n. समझ में आ रही बात. तो बेसिकली ये जो रिकर्सिव कॉल आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रही है, ये कितनी रिकर्सिव कॉल अंदर करेगी, log base 2n करेगी. तो कितनी फू की कॉल्स गई हैं, log base 2n. डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? जी. ठीक है. एक सिंपल सी एग्जांपल जो कि मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ, और वो ये है कि बेसिकली याद है नंबर कन्वर्जन का फॉर्मूला था, याद है, वॉइड कन्वर्टर, और यहाँ पे हम इंटीजर n भेज देते हैं, और बेसिकली ये क्या करता है, इंट r बनाता है, r इज रिमाइंडर, और n mod 2 लेता है. ठीक है. और बेसिकली ये मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ जो कि बेसिकली एक डेसिमल में नंबर लेता है और उसको mod 2 कर देता है. तो बेसिकली ये क्या होगा, ये होगा कन्वर्टर दोबारा कॉल हो जाएगा और n डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ पर वो सी आउट कर देता है r, और यहाँ पर वो कह देता है कि इफ n डबल इक्वल टू 0 रिटर्न. ठीक है. सो अगर यहाँ पे 8 भेजूंगा तो ये बेसिकली आंसर दे देगा 1000. ठीक है. तो बेसिकली ये मैंने ये जो इस पे कितनी कॉस्ट आएगी, इस एल्गोरिथम की अगर मैं कॉस्ट निकालूं तो कितनी निकलती है, इसकी कॉस्ट एग्जैक्टली कितनी है, log base 2n. ये बात सुना, इन दोनों में उसमें कोई फर्क नहीं है. ठीक है. सो अगर आप बेस कन्वर्टर लिखें का रिकर्सिव प्रोग्राम लिखें जो कि बेस डेसिमल से किस में कन्वर्ट कर देता है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करता है, तो उसकी जो उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगते हैं, log base 2n लगते हैं. अगर मैं इसकी जगह 2 की जगह 3 लिख दूं तो मेरी कॉस्ट कितनी बन जाएगी, कैन यू टेल मी दैट? log base 3n. शाबाश. ठीक है. एक्सेलेंट. तो एक छोटी सी बात, और वो छोटी सी बात ये है कि ये मैंने एग्जांपल चला ली थी. सो लुक एट दिस जी. और बेसिकली ये है कि व्हाट इज, अगर मैं एक क्वांटिटी है, एक लूप लिखता हूं जो ऐसा है, 1 से शुरू होता है और n तक जाता है, और i मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 हो रहा है, तो i इज वेरिंग विद दिस क्वांटिटी. ठीक है. i की वैल्यू पहले 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 4 होती है, फिर 8 होती है, फिर 16 होती है, n by 4 होती है, n by 2 होती है, और n हो जाती है. सो इट विल टेक हाउ मेनी स्टेप्स टू रीच टू n?
log base 2n। ये बात सुने। या अगर मैं कहूं कि एक क्वांटिटी है जो कि n से शुरू होती है और फिर हर आइटरेशन के बाद i डिवाइडेड बाय 2 हो जाती है, जो अभी हमने किया है, तो इट विल टेक हाउ मेनी स्टेप टू रीच टू 0? log base 2n, ठीक है, या log base 2n plus 1, इस तरह से होगा। So in general, what is a log quantity? Log quantity is if you start from 1, it will take how many step? कि अगर उसका expansion factor, जो exponential expansion का factor है वो क्या है? वो 2 है। इसे कहते हैं, अगर multiply equal to हो रहा है तो हम कहते हैं कि exponentially increase हो रहा है, और अगर जब ये हो रहा है तो इसे कहते हैं exponentially decrease हो रहा है, इसको decay कहते हैं। ये बात सुनाई? So the thing is कि हम कहते हैं कि ये basically ये decreasing function है। So it will take how many steps to diminish, यानी खत्म होने को कितनी देर लगेगी? ये log base 2n स्टेप लगेंगे। ये बात सुनाई? या इसको कहने का तरीका क्या है कि if something starts from 1 and keep expanding by a factor of 2, it will reach to how many steps to reach to the entire world? It will take only log base 2n steps. Will take how many steps? Only log base 2n steps. ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। I hope everyone is with me. ठीक है। So far so good. Let me show you a small thing which I really want कि आपको मैं दिखा सकूं, और वो ये है, प्लीज ओपन हो जाओ। I should have opened it. So this is sort of fine. I think this was the update. So let's not talk about it in a while. I will talk about this in a while. Let me go back to my this class. Okay, G. So I think we are done with this slide. Let's talk about Big O. अच्छा, what is Big O? Big O का basically मतलब ये है कि I will say कि अगर मेरे पास बेटा दो फंक्शन है, एक f है और एक g है, मैं f को कहूँगा कि वो O of g of n है, अगर जो g of n है ना वो इसकी f की अपर बाउंड है। ठीक है। बेसिकली ये जो O नोटेशन है ना, इसको हम कहते हैं अपर बाउंड। सो बेसिकली हम कहते हैं कि f of n को मैं कहूँगा कि ये g of n से अपर बाउंडेड है अगर f of n जो है वो लेस देन और इक्वल टू है g of n के। ठीक है। तो इग्नोर दिस C, इग्नोर दिस ये जो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ये क्या चीज है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि f of n को मैं कहूँगा कि वो g of n से अपर बाउंडेड है, यानी O of g of n है, कि अगर g of n f of n से ऊपर चला जाता है। ठीक है। यानी अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो वो इस तरह दिखेगा कि अगर मैं f of n को ड्रॉ करूं और g of n को ड्रॉ करूं तो g of n जो है ना हमेशा इससे ऊपर रहता है। ठीक है। अच्छा, हमेशा तो ये ऊपर नहीं है, शुरू में तुम देखो तो ये डॉटेड लाइन जो है g of n की नीचे है ना। तो इसमें ना एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो ये कि ये जो n नॉट है ना, ये एक पॉइंट है जिसके बाद g of n हमेशा f of n से ऊपर रहता है। ठीक है। तो हम बेसिकली जब भी हम बिगो में बात करते हैं तो हम कहते हैं एक इसका स्टार्ट, एक इसका n नॉट पॉइंट है जिसके बाद हमारा g of n f of n से हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है। ये बात सुनाई। ऐसा भी हो सकता है कि वो n नॉट हमारा शुरू की डोमेन से शुरू हो जाए, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू।
जो बिग ओ की नोटेशन उन्होंने जेनेरिक बनाई है कि हो सकता है वो थोड़े देर बाद उससे आगे निकले और फिर वो आगे ही रहे। ये बात सुनाई? So, or one, what is n? N is what we are talking about is n approaches to infinity. ये बात सुनाई? So, big O notation जब भी हम कहते हैं कि some function is big O of something, which means कि ये function जितना मर्जी बड़ा हो जाए इससे बड़ा नहीं हो सकता। ये बात सुनाई? So, on worst case भी ये इससे कम रहता है। That's what it is saying. Everybody understand? Everybody understand what is upper bound mean? ये तस्वीर सबके जहन में होनी चाहिए कि ये f of n g of n से बाउंडेड है। बाय द वे ये f और g मैंने नाम रखे हैं, आप जो मर्जी नाम रख दे। ये देखें जी, इसमें देखें मैंने दो फंक्शन लिखे हैं, एक g और एक h है, तो कौन अपर बाउंडेड है? कौन अपर बाउंड कर रहा है किसको? यानी ऑन ए सर्टेन वैल्यू ऑफ n अगर मैं देखूं तो ये नीचे है और वो ऊपर है, तो कौन हमेशा बाउंड कर रहा है? बी ऑफ एन जी ऑफ एन को बाउंड कर रहा है। यस, h ऑफ n जो है वो g ऑफ n को बाउंड कर रहा है। एच ऑफ एन, ये बात सुनिए, h है या b है, आई डोंट नो, मेरे ख्याल में ये h है, h ही है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो बेसिकली जो h ऑफ n है वो g ऑफ n को अपर बाउंड कर रहा है। ये बात सुनो, इधर देखिए जी, इसमें कौन किसको बाउंड कर रहा है? एच ऑफ एन कर रहा है के ऑफ एन। h ऑफ n कर रहा है बाउंड kn को, लेकिन ये शुरू में नहीं कर रहा। अगर आप शुरू में देखें तो शुरू में नहीं कर रहा। सो अगर इस रीजन को देखें तो इस रीजन में ये अप्लाई नहीं होता, लेकिन ये एक पॉइंट है जिसको n नॉट कहते हैं कि इसके बाद ये h ऑफ n हमेशा k ऑफ n से ऊपर रहता है। ये बात सुनाई? ये वो रीजन है जिसमें h ऑफ n k ऑफ n से ऊपर रहता है। तो लेट मी टॉक अबाउट, सो लुक एट दिस जी, ये मैं अभी दोबारा से उसी एग्जांपल पे जाता हूं। ये देखें जी, आप इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ें। Let f and g be functions mapping n to r. We say that f of n is O of g of n if there exists a constant c and another constant n not greater than belongs to n, जो कि उसकी डोमेन है, where n not has to be greater than or equal to 0 or 1. ठीक है? f of n is always less than or equal to some c times g of n. ठीक है? मैं इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल बताता हूँ अभी। आई थिंक इसने कुछ एग्जाम्पल बताई भी हुई है। ये देखें जी, अगर मैं n स्क्वायर देखूँ और 3n स्क्वायर देखूँ तो बेसिकली 3n स्क्वायर हमेशा n स्क्वायर से बड़ा होता है, तो ये इसकी अपर बाउंड है। ठीक है। बाय द वे, अगर मैं n स्क्वायर और n क्यूब के दरमियान में कंपैरिजन करूँ तो कैन आई से n क्यूब इज अपर बाउंड ऑफ n स्क्वायर? Can I say this? No. Yes, I can say this. So basically, अगर मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है जो कि n स्क्वायर की है, तो मैं उसको हमेशा कह सकता हूँ कि ये O ऑफ n क्यूब है, या O ऑफ n 4 है, या O ऑफ n 5 है। क्यों? क्योंकि उसका जो कर्व है वो हमेशा उससे ऊपर रहेगा आफ्टर सम n नॉट, जो कि शुरू के हो सकता है उसमें कॉन्स्टेंट्स थोड़े से डिफरेंट हो। डज इट मेक सेंस? ओके। तो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, देर आर मल्टीपल क्लासेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। एक कांस्टेंट होता है जिसको O ऑफ 1 कहते हैं, लॉगरिथमिक होता है जिसको O ऑफ log n कहते हैं, लीनियर होता है जिसको O ऑफ n कहते हैं, जिसकी अगर आप ड्राइंग करें तो वो सीधी लाइन बनती है, यानी जितनी इनपुट बढ़ाएंगे उतनी उसका जो कर्व है वो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में ये कि इनपुट आप बढ़ाएंगे जो आउटपुट है वो क्वाड्रेटिकली बढ़ेगी। क्यूबिक है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का मतलब है n टू द पावर p where p is some constant। एक है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब है समथिंग इज इंक्रीजिंग बाय ए ब्लो फैक्टर ऑफ a उसका रेट है जिससे चीजें इंक्रीज होती जा रही है, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। और एक बात याद रखें, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर कहीं नजर आ जाए आपको किसी भी प्रोग्राम में लिखते हुए या किसी भी चीज में आपको यूज करते हुए, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका मतलब बहुत खतरनाक है। ठीक है, बहुत खतरनाक मतलब है इसका, और मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं। बात अभी जी, ये देख लें जी, ये हमारे लॉग की सारी डेफिनेशन थी। ये बेसिकली लॉग बेस 2n हो जाएगा, कितने स्टेप, और ये लॉग बेस 3n हो जाएगा,
और इसी को उलट में लिखता हूं तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डिके की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट कोरोना वायरस कोविड-19, ठीक है। जो कोविड-19 है ना, इसकी जो ग्रोथ है, वो एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको छोटी सी एक और मजे की बात बता दूं। अगर मैं आपसे कहूं, ये देखिए, ये थोड़ी सी मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे। अगर एक फंक्शन है जो कि ना 1.1 टू द पावर n चल रहा है, और एक है जो कि चल रहा है लेट्स से n की पावर स्क्वायर, ठीक है। आपके ख्याल में कौन सा प्रोग्राम बड़ा है, ज्यादा टाइम ले रहा है? अगर मैं इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन करूं तो कौन सा प्रोग्राम ज्यादा टाइम ले रहा है? एन स्क्वायर। n स्क्वायर ज्यादा ले रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली 1.1 की पावर n जो है वो n स्क्वायर से बहुत ऊपर है। बार मैं आपको दिखाता हूं कैसे ऊपर है। अगर मैं इस दोनों को ड्रॉ करूं ना जियोजेब्रा के ऊपर, ये देखें जी, यहां पर अगर मैं बेसिकली ड्रॉ करूं, ये मेरा फंक्शन है जिसको मैं 1.1 की पावर कह देता हूं x, ठीक है। ये है तो बहुत स्लो ग्रोइंग फंक्शन, प्लस प्लस प्लस, और दूसरा मेरा है 10x स्क्वायर, है ना, है ना। ये देखिए जी, आप देख सकते हैं कि बेसिकली कौन ऊपर जा रहा है। शुरू में अगर आप देखें तो बेसिकली कौन नीचे, देखें कौन नीचे और कौन ऊपर है। गौर से देखें बेटा, कौन सा नीचे कौन सा ऊपर है। 1.1 वाला नीचे है। इसको अगर देखें तो बेसिकली ये देखिए, ये देखिए, ये ना, इसको मैं थोड़ा सा और ग्रू कर देता हूँ। इसको अगर आप गौर से देखें, मैं थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ, कौन सा नीचे है और कौन सा ऊपर है। ये देखिए, ये शुरू से ही कौन ऊपर चला जाता है। सर नीचे से मुराद ये जो कर्व आई है। हाँ, ये देखिए, ना, इस जगह पे मैं चेक करूं तो ये ग्रीन वाला नीचे है और ब्लू वाला ऊपर है ना। हाँ जी। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर लग रहा है कि वो ऊपर है ना। अभी जो कशमाल ने बात की थी कि एक्स स्क्वायर बुरा होगा, तो लग तो यही रहा है कि ये एक्स स्क्वायर ऊपर होगा, ठीक है। सर मैं नहीं बोल रहा था। कौन बोला था? जीशान था सर वो। शान, ठीक है ना। अच्छा बेटा, आप देखें, ये मैं अब ना थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं और देखते जाओ होता क्या है। अभी तक ये ब्लू ऊपर है ना, है ना। ब्लू ऊपर है और ये लग रहा है बहुत जी स्लो जी। कर रहा है, ये बहुत स्लो ग्रो कर रहा है, और ये जो एन स्क्वायर है ये बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है ना। और आप देखना क्या होता है, हम थोड़ा सा ऊपर चलते जाते हैं एंड लुक एट दिस। ये देखिए जी, ये देखना थोड़ी देर बाद क्या होता। ये बहुत एन की काफी बड़ी वैल्यू के बाद कुछ होगा। और ये देखिए जी, देखते हैं, ब्लू अभी भी इधर है और ये इधर है, ठीक है। और देखना क्या होता, आफ्टर ए वाइल यू विल सी समथिंग, सम चेंज। आप देख रहे हैं ये दोनों करीब करीब आते जा रहे हैं। आफ्टर ए वाइल यू विल सी, अब देखिए दोनों बिल्कुल साथ साथ लगता चल रहे हैं। एंड नाउ लुक एट दिस, ये अभी भी लगता है साथ साथ हो गए, और ज्यादा साथ साथ हो गए। और अब अगर तुम थोड़ा सा देखो जाके तो बेसिकली इस जगह जाके मैं अगर जूम करूं ना, जूम करो, ये देखे जी क्या हो गया वाला, कौन अब राइट साइड पे चला गया? सर 1.1 वाला। यस, बेसिकली हुआ क्या है कि एक्सपोनेंशियल वाले ने उसको बीट कर दिया।
ये बात सुनाई। सो आप, मैं मजे की बात बताऊं, आप इसको ये प्लॉट, ये ना जियोजेब्रा पे जाके एक वेबसाइट है, उस पे जाके आप प्लॉटिंग कर सकते हैं। आप बेशक एक्स स्क्वायर नहीं, मैं एक्स क्यूब को अगर मैं ड्रॉ करूं, वो देखें वो फिर भी आगे निकल जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आगे निकलेगा। मैं एक्स की पावर 4 क्या एक्स की पावर 100 को भी ड्रॉ करूंगा, 1.1 की पावर एक्स उसको हमेशा वो निकल जाएगा, उससे आगे निकल जाएगा। ऑन वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स ये से बाहर निकल जाएगा। और उसका बहुत मजेदार प्रूफ है, आपको याद होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर जहां पर भी आपको नजर आए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ही ये होता है कि बेसिकली अगर आप दोनों चीजों में चेंज देखें तो 1.1 और की पावर n है, और यहां पे मैं डिवाइड करता हूं, और यहां पर बेसिकली मैं n स्क्वायर करता हूं। तो बेसिकली होता क्या कि अगर मैंने दो चीजों के दरमियान में देखना हो ना कि कौन ज्यादा जो है जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, तो उसका तरीका क्या होता है कि हम लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। आपको याद होगा कैलकुलस में, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब इंफिनिटी को मैं x के तौर पर लिख रहा हूँ, इंफिनिटी को कैसे लिखूं, INF लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर यूं लिख देते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और ये बेसिकली इन दोनों को निकालना होता है। तो बेसिकली हम करते क्या है कि हम ना एल हॉपिटल रूल लगाते हैं। एल हॉपिटल रूल याद है आपको? और बेसिकली होता क्या है कि आप सो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखो 1.1 की पावर n है, इसका अगर आप वो लेना डेरिवेटिव लें तो सम जो याद है e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था? e to the power x ही होता है। हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सबसे कमाल बात यह है कि ये ऐसे फंक्शंस होते हैं कि इनका डेरिवेटिव निकालो वही वापस आ जाता है। और आप n स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? 2 नहीं 2n आ जाएगा। तो बेसिकली एल हॉपिटल रूल करने के बाद होगा ये कि बेसिकली ये हो जाएगा 2n, वो वही का वही रहेगा। अगली बार दोबारा से आप डेरिवेटिव लेंगे ये 2 हो जाएगा, और ये अभी भी वही का वही है। और अब अगर आप लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पुट करें तो ये इंफिनिटी आ जाएगा, जिसका मतलब है कि ऊपर वाली टर्म है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही है एज कंपेयर टू नीचे वाली टर्म के। ये बात समझ आई? तो बेसिकली दो चीजों के दरमियान में कंपैरिजन करने का कि कौन सा फंक्शन बड़ा है कौन सा फंक्शन छोटा है, उसका तरीकाकार ये होता है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लेते हैं, और दोनों फंक्शंस यानी f1 की, f ऑफ n की और g ऑफ n की रेशो ली जाती है, और इस पे लगाया जाता है एल हॉपिटल रूल। तो पहले बेसिकली अगर कोई फैक्टर वगैरह कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो जाए, और फिर हम एल हॉपिटल रूल लगाते हैं। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है g ऑफ n इज बिगर। बात सुनाई? अच्छा, अगर एक और भी होता है, अगर ये है केस 1, एक और है जिसे कहते हैं केस 2। केस 2 में होता क्या है, अगर मैं यही लिमिट निकालूं और ये बराबर आ जाए इंफिनिटी के, क्या आ जाए, जिसका मतलब क्या होगा आपके ख्याल में, कौन बिगर है? एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन बड़ा है। ये बात सुन भाई। सिमिलरली अगर आ जाए केस, दोबारा रिपीट कर दे। अगर मैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लूं और मैं एफ एन डिवाइडेड बाय जी ऑफ एन करूं, और लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लगाऊं, और ये वैल्यू आ जाए 0 के बराबर, इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब यही है कि बेसिकली एफ ऑफ एन छोटा था और जी ऑफ एन इतना बड़ा था कि इसकी रेशो लेंगे जाके जब n अप्रोच टू इंफिनिटी हो तो वो 0 को अप्रोच करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है जी ऑफ एन बहुत बड़ा है। और अगर मेरे पास n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लूं और एक f ऑफ n है और एक g ऑफ n है, और ये बराबर इंफिनिटी के आ जाए, इसका मतलब है कि f ऑफ n बेसिकली बड़ा है। ठीक है? और एक और होता है केस जिसे कहते हैं
केस 3, अगर ये बराबर आ जाए कांस्टेंट के, इसका मतलब है f ऑफ n एंड g ऑफ n both are almost the same। ये बात समझ आई? आप सुनो बात, एल्गोरिथम की जबान में इसी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेसिकली, इसका मतलब है g ऑफ n बड़ा है, इसका मतलब है f ऑफ n is o of g ऑफ n, or I can say g of n is actually small o कहते हैं इसको, g of n is actually so yeah f of n is o of g of n, yeah g of n is omega of g of n। ठीक है, ये मैं इन दोनों का क्या मतलब है मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये एक तीन फंक्शंस के दरमियान में निकालने का तरीका कार होता है। इन केसेस, तीन केसेस का मतलब क्या है मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, अच्छा इधर आ जाओ। बेसिकली अब हम बात करेंगे इसकी, बिग ओ का क्या मतलब है। बिग ओ का मतलब यह है कि अगर मैं दो फंक्शंस के दरमियान में बात करूं जनरल, तो उसका मतलब यह है कि अगर समथिंग इज ओ ऑफ समथिंग, का मतलब है कि वो जो ओ है वो बेसिकली उससे, यानी कि अगर मैं कहूं एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन, लेट्स से मैं कहता हूं, तो दो टर्म्स यूज होती हैं आमतौर पे, और एक जो है जो कि इतनी अच्छी टर्म नहीं है लेकिन यूज होती है, उसका मतलब होता है, मैं कहता हूं कि एफ ऑफ एन इज ओ ऑफ जी ऑफ एन। इसका बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि एफ ऑफ एन इज बेसिकली लेस देन और इक्वल टू सम सी टाइम जी ऑफ एन के बराबर, वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सम एन नॉट वैल्यू। ठीक है, ये बेसिकली इसका मतलब है। ठीक है, ये क्रूड फॉर्म में इसका मतलब है। ठीक है, लेकिन जो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये नहीं है। फॉर्मल डेफिनेशन में ये जो जी ऑफ एन है, ये लाजमी नहीं है एक फंक्शन हो, ये तो बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। यानी कि एक फंक्शन में एफ ऑफ एन कहता हूं, वो लाजमी नहीं है किसी एक फंक्शन से बाउंड हो, वो तो बहुत सारे फंक्शन से बाउंड हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हारी हाइट के बारे में बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कि वो माउंट एवरेस्ट से कम है। ये अपर बाउंड, एक अपर बाउंड मैंने बता दी। फिर मैंने कहा जी वो एफएल टावर से कम है, ये भी ठीक है, ये भी इसकी अपर बाउंड है। मैं ये भी कह सकता हूं कि वो सफेदे के दरख्त से कम है, ये भी इसकी अपर बाउंड ठीक है। मैं कह सकता हूं कि वो लेट्स से जो है आई मीन आरफा टावर से कम है, ठीक है, ये भी ठीक है। मैं कह दूं कि वो यूसीपी की जो टोटल जो हाइट, जो बिल्डिंग की हाइट है उससे कम है, ये भी ठीक है, ये भी इसका अपर बाउंड है। सो व्हाट इज ओ ऑफ जी ऑफ एन? O of gn of n is basically not one function. It is basically collection of all the functions जो कि f of n से बड़े हैं। ये बात समझ आई? So what is O of f of n? O of f of n is collection of all those functions जो कि f of n से बड़े हैं। या उसकी कहने का मतलब ये है, ये देखें, ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है जो मुझे ज्यादा पसंद है, ज्यादा इनफॉर्मल है और ज्यादा मुझे अच्छी लगती है। वो देखिए, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द फंक्शंस g ऑफ n विच आर अपर बाउंड ऑफ ऑन f ऑफ n। ये बात समझ आई? और अपर बाउंड की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, ये ठीक है। इसको अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो बेसिकली मैं ये ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ। ग्रीन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो लेट मी से ऑरेंज और समथिंग लाइक दैट। डज इट मेक सेंस? ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द फंक्शंस से क्या मतलब? ये देखो, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। ये देखें जी,
बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, बेसिकली मैं ये कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, ये मेरा एक फंक्शन है, ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन नजर आ रहा है जिस जो कि मैंने तुम्हें ये बताया होगा, क्या है 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 26 है, ठीक है, ये मैं f ऑफ n लिखता हूं। अगर मैं कहूं मुझे बताओ o ऑफ f ऑफ n क्या है, सो o ऑफ f ऑफ n कंटेन ऑल दोज फंक्शंस जो कि इससे बड़े हैं, ये बात सुनाई। सो बेसिकली आई कैन राइट n क्यूब हियर, I can also write 100n cube here. I can also write n to the power 4 here. I can also write n to the power 5 here. I can also write n to the power 6 here. I can also write n to the power 2.5 here. I can also write n square here as well. Can you tell me how? I can also write 2n square here. I can also write 20n square here. ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं ये अपर बाउंडेड हैं। एंड लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स, ये देखें जी ऊपर एग्जांपल्स शो हुई है। एग्जांपल 1, लेट मी शो यू कि ये जो f ऑफ n है उसके अगर मैं o कलेक्शन बताऊं तो उसमें n क्यूब आता है। हाउ विल आई शो इट? मैंने प्रूव करना है कि n क्यूब जिस g ऑफ n में, अगर मैं g ऑफ n क्यूब ले लूं तो बेसिकली f of n should be less than or equal to some c times g of n, है ना, where n must be greater than or equal to n naught, है ना। ये देखें मैं एक काम करता हूं, 3n square plus 2n plus 26 है, can I write this thing as this is less than or equal to, हर n square n और constant की जगह मैं ये लिख दूं, can I say the following, can I say the following, ये देखें, can I say this, can I say this, can I say this, agree? ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये इससे छोटी होगी where n must be greater than or equal to 1। मैं आराम से जल्दी से जबरिकली प्रूव भी कर सकता हूं, ये 3n स्क्वायर है, ये 3n क्यूब है, n इज ग्रेटर देन 1 है तो ऑफ कोर्स n की अगर मैं वैल्यू 1.1 भी ले लूं तो ये 3n स्क्वायर जो है वो छोटा होगा और 3n क्यूब जो है वो बड़ा हो जाएगा, और 2n जो है वो छोटा होगा और 2n क्यूब जो है वो बड़ा होगा, ये मल्टीप्लाई सॉरी, और 26 छोटा होगा और 26n क्यूब जो है वो बड़ा होगा। सो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ये जो 1 है उसके लिए ये चीज ट्रू होगी, और अगर मैं इस राइट वाली चीज को सम अप करूं तो ये बनता है 31n क्यूब। सो बेसिकली दिस होल थिंग इज लेस देन और इक्वल टू 31 टाइम n क्यूब। ये 31 है क्या? ये 31 है, ये है बेसिकली इसका c, और ये जो 1 है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं यहां से आगे बात करो, ये है इसका n नॉट। ये बात सुने? डज इट मेक सेंस? नीचे आपने वो n स्क्वायर और 2.5 n स्क्वायर आपने जिक्र किया, वो मैं बाद में बताता हूं, वो भी प्रूव कर सकते हैं, आराम से हम प्रूव करेंगे, आपके सामने प्रूव करेंगे। बट एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैं कह सकता हूं कि ये जो मैंने फंक्शन लिखा है f ऑफ n, ये मैं o ऑफ n क्यूब है, यानी कि अगर मैं f ऑफ n की o कलेक्शन देखूं तो उसमें n क्यूब आता है, यानी उसकी अपर बाउंड के फंक्शन में देखूं तो n क्यूब उसके अपर बाउंड में आता है। डज इट मेक सेंस? डू यू ऑल अग्री? नौफल? हाँ जी सही। आप देखें मैं एक और प्रूफ देता हूं आपको। आई कैन ऑल्सो से कि ये जो मैंने समेशन लिखी है ये मेरी o ऑफ n स्क्वायर है,
और सेम आर्गुमेंट, ये देखिए जी, मैं हर टर्म के आगे n स्क्वायर से रिप्लेस कर देता हूं। ये देखिए जी, ये जो n है उसकी जगह मैंने n स्क्वायर रिप्लेस कर दिया, और ये जो 26 है उसकी जगह मैंने 26 n स्क्वायर रिप्लेस कर दिया। अगेन फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ये चीज हमेशा बराबर होगी, ये चीज हमेशा ठीक होगी। डू यू ऑल एग्री? जिसका मतलब है कि 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 26 इज एक्चुअली लेस देन और इक्वल टू 31n स्क्वायर। और c को मारे इग्नोर, आई कैन इजीली से कि ये जो n स्क्वायर फंक्शन है इसने ये भी कहां पर आना है, ये इस कलेक्शन में आएगा। डू यू ऑल एग्री? डू यू ऑल एग्री? सी ज्यादा बड़ा गैप नहीं कर रहा? नहीं, कोई बड़ा गैप नहीं कर रहा, इट्स फाइन। मुझे कोई भी एक कांस्टेंट बताना है तो इट्स नॉट नेसेसरीली कि मुझे कोई भी कांस्टेंट बताना है और एक n नॉट बताना है जिसके बाद ये आर्गुमेंट वैलिड रहेगा, बस। आप इधर आ जाओ, ये देखिए जी, मैंने इसको बताना, प्रूव करना था, ये जो थर्ड एग्जांपल है, ये जो थर्ड एग्जांपल है, मैंने इसमें प्रूव करना था कि बेसिकली ये चीज जो है, ये चीज बराबर है n की पावर 2.5 के, और मैं एग्जैक्टली वही काम करूंगा, हर टर्म को रिप्लेस कर दूंगा n की पावर 2.5 से, एंड आई कैन राइट दिस थिंग एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस थिंग, एंड आई कैन इजीली से कि ये जो f ऑफ n है वो o ऑफ n टू द पावर 2.5 है। ये बात समझ आई? ठीक है सर लेकिन अभी भी ये अपर बाउंड काफी बड़ा है। वेयर c इज इक्वल टू 31 और n नॉट इज इक्वल टू 1। ये बात समझ आई? और हम, आप बताओ क्या कह रहे हो तुम? सरफराज जी अभी भी जो अपर बाउंड आपने लगाई है वो बड़ी नहीं है काफी? बड़ी हो जाए, ओ का मतलब ये नहीं है कि मुझे एग्जैक्ट चाहिए, ओ का मतलब सिर्फ ये है कि बेसिकली ये बात ठीक है, ये इसकी अपर बाउंड वाली कलेक्शन में ये चीज आती है, बस। कितनी वो परफेक्ट बाउंड है ये बिग ओ नहीं बताता। सरफराज, जी जो हम ज्योमेट्री सीरीज बनाते हैं वो कहते हैं ग्रेटर देन 2n है, जी, तो वो भी नहीं, उसका लेस भी- देन 2n, लेस देन और इक्वल टू 2n है, तो अच्छा, बेसिकली sorry, वो o ऑफ n बन जाती है। मैं ठीक। उसको o ऑफ n स्क्वायर भी कह सकता हूं, मैं o ऑफ n log n भी कह सकता हूं, मैं o ऑफ n पावर 5 भी कह सकता हूं, ठीक है। लेकिन जो o ऑफ n है वो उसकी क्लोज बाउंड है। ये बात सुनाई? इस तरह अगर इसकी तुम देखो तो बेसिकली n स्क्वायर इसकी क्लोज बाउंड है। क्लोज बाउंड के ऊपर मैं बात करता हूं, o जो है ना वो उसकी क्लोज बाउंड नहीं है, वो कहता है बस अपर बाउंड है, इसमें लेस देन और इक्वल टू भी आ सकता, ये लेस देन और इक्वल टू की बात करता है। अब मैं अगली टर्मिनोलॉजी पे जा रहा हूं, प्लीज मेरे साथ आ जाए, और वो है बेसिकली लिटिल ओ। लिटिल ओ में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इट इज अगेन ए कलेक्शन, it is again a collection, but in that collection f of n is always less than some c times g of n। लेस देन का मतलब क्या है? इट्स ए वीक अपर बाउंड। ये देखें जी, वीक अपर बाउंड। वीक अपर बाउंड का मतलब बेसिकली क्या है कि अगर मैं इसकी इससे रेशो लूंगा, f ऑफ n की g ऑफ n से रेशो लूंगा, तो वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 के बराबर आएगी। यानी कि अगर मैं इसके f ऑफ n का सेट बनाऊं तो इसके सेट में n क्यूब तो आ सकता है, n की पावर 2.1 भी आ सकता है, n की पावर 2.5 भी आ सकता है, n की पावर 2.4 भी आ सकता है, n की पावर 5 भी आ सकता है, बट क्या n की पावर स्क्वायर आ सकता है? सर n की पावर स्क्वायर तो हमें वो बता रहे हैं ना कि एग्जैक्ट एग्जैक्ट वाली बात, और यहां पर इक्वल टू नहीं लगा हुआ, तो बेसिकली उनकी पावर में डिफरेंस होना चाहिए, और जो ओ की जो लिटिल ओ की कलेक्शन है उसमें हमेशा पावर ज्यादा होनी चाहिए, तो ये नहीं आ सकता।
तो n की पावर 2 4n की पावर 2 ये बेसिकली गलत है, ये नहीं हो सकते यहां पे। ये बात समझ आई? सो लिटिल लॉ का मतलब क्या है? लिटिल लॉ का मतलब ये है कि अगर आप कह देना कि फलानी चीज लिटिल लॉ ऑफ समथिंग है, इसका मतलब है यार मुझे अभी तक इसकी क्लोज बाउंड नहीं पता, जो मैं बता रहा हूं वो इसकी शायद वीक बाउंड है। ये बात समझ आई? जी तो बेसिकली आपको याद है वेक्टर का हमने एनालिसिस किया था। वेक्टर में हर एक आल्टरेशन के ऊपर मैं कह सकता हूं कि मेरे जो कॉस्ट आती है वो लेस देन n आती है। वेक्टर में जब मैं इंसर्ट करता हूं तो बेसिकली वैसे हर ज्योमेट्रिक पोजीशन के ऊपर ज्योमेट्रिकली जो एक्सपैंड हो रहा होता है उसमें बेसिकली जो इंडेक्स आपका 2 की पावर +1 होता है ना, उस पे आपको कॉस्ट पड़ती है, अदरवाइज कॉस्ट O ऑफ 1 पड़ती है। लेकिन मैं अगर उसकी एनालिसिस इतनी अच्छी नहीं करता तो मैं कह सकता हूं कि वेक्टर के अंदर बेसिकली अगर मैं एनालिसिस करूं तो बेसिकली क्या होता है, पहले पे कॉस्ट 1 आती है, दूसरे पे 2 आती है, फिर 3 आती है, फिर 4 आती है, फिर 5 आती है, फिर मैं कह दूं जी आखिरी पे कॉस्ट आना आती है। ये कॉस्ट मैं क्योंकि मैंने ओवरऑल बाउंड निकालनी है ना, तो मैं कह दूं मेरी जो ओवरऑल बाउंड है लेस देन और इक्वल टू 3 है, ये मैं कह सकता हूं। और मैं कह दूंगा कि मेरी जो ओवरऑल वेक्टर n इंसर्शन की कॉस्ट है वो O ऑफ n स्क्वायर है। ये मैं एनालिसिस कहूंगा ठीक निकलेगा, बट दिस विल नॉट बी इट्स नॉट ए गुड बाउंड। I can say it is little o of n to the power square. Why? Because my actual bound is way better than this bound. ये बात सुनाई? So vector implementation जो है, so vector implementation की जो cost है, so vector implementation has complexity of little o of n to the power square. Little to o मैं इसलिए कह रहा हूं because ये मैं अभी तक मुझे इसकी बाउंड का नहीं पता। जब मैं ज्योमेट्रिक बाउंड कर लेता हूं तो फिर मैं कहता हूं कि एक्चुअली इससे बेहतर हो सकती है। ये बात सुनाई? सो कंप्यूटर साइंस के अंदर ना मैं आपको एक बात बताता हूं। कंप्यूटर साइंस के अंदर बेसिकली एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जाती है, और वो जंग ये होती है कि बेसिकली जब भी एक प्रॉब्लम आता है ना, जब भी एक प्रॉब्लम आता है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे सॉर्टिंग प्रॉब्लम आया, उसके लिए हमने बबल सॉर्ट बनाया, सिलेक्शन सॉर्ट बनाया, इंसर्शन सॉर्ट बनाया, और फिर उन्होंने कहा यार देखो मैंने इसकी और इसके भी कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाली, वो हमारी n स्क्वायर निकलती है। बेसिकली उन्होंने कहा जी अभी तक जो हमारा सॉर्टिंग एल्गो है ना, तो बेसिकली वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार हमें लगता है कि जो सॉर्टिंग एल्गो है, सॉर्टिंग प्रॉब्लम है, सॉर्टिंग प्रॉब्लम अभी तक हमने जो शो किया है ना वो लिटिल o ऑफ n स्क्वायर है। लिटिल o ऑफ n स्क्वायर का मतलब यह है कि अभी तक मैं कह रहा हूं यार अगर ये मेरा कंजक्चर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दिस इज माय कंजक्चर के बेसिकली अभी तक जो आपने एल्गो बनाए हैं n स्क्वायर के हैं वो इसकी वीक अपर बाउंड है, विच मींस दे कैन बी इंप्रूव्ड। ये बात समझ आई? दैट इज व्हाट दिस कंजक्चर मीन। कि अगर मैं कहता हूं किसी प्रॉब्लम को कि ये O ऑफ समथिंग है, विच मींस मैं कह रहा हूं कि देखो अभी तक ये तो तुम प्रूव कर दो ना, और इसका प्रूफ बड़ा आसान है कि मैं इंसर्शन सॉर्ट कर दूं, बबल सॉर्ट कर दूं या सिलेक्शन सॉर्ट कर दूं। लेकिन मैंने अगर ये कह दे तो इसका जिससे का मतलब ये है कि थिंक अबाउट इट, यू कैन एक्चुअली इंप्रूव दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, यू कैन कम अप विद सम एल्गोरिथम व्हिच इज बेटर देन दिस। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ भाई प्लीज, ये मैं थोड़ा सा तफसीलन बात करता हूं। लिटिल o के अंदर सेम पावर का नहीं आ सकता, और एक और बात भी कि ये मैंने स्ट्राइक थ्रू खत्म किया, छोटी पावर का भी नहीं आ सकता, यानी n की पावर 1.1 भी नहीं आ सकता इधर, या n की पावर n log n भी नहीं आ सकता, या n की पावर 0.5 यानी 1/2 भी नहीं आ सकता। ये सारे के सारे यहां पर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये सारे के सारे इसकी अपर बाउंड्स नहीं है, एक्चुअली वीक अपर बाउंड नहीं है, ये बेसिकली इसकी वीक लोअर बाउंड है।
एक्चुअली ये वाले सारे वीक लोअर बाउंड है। ये बात सुनाई, बात करते हैं लोअर बाउंड की। अब आ जाओ इसके अंदर, बिग ओमेगा क्या होता है? बिग ओमेगा का मतलब, ये जो मैंने ये बात लिखी हुई है इसे फिलहाल छोड़ दें, ये मैं बाद में बताता हूं दोबारा से। सो व्हाट इज बिग ओमेगा? इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोस फंक्शंस g of n such that f of n is greater than or equal to g of n। ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि बेसिकली f of n, g of n जो है वो f of n की लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड समझते हैं कि अरहम मैं पूछता हूं तुम्हारी हाइट कितनी है, और तैयब जवाब देता है कि तुम्हारी हाइट जी एटम से बड़ी है, कोरोना वायरस से बड़ी है। तो ये ठीक बात है, ठीक है, ये लोअर बाउंड उसने ठीक क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी हाइट पूछता हूं और कोई मुझे जवाब देता है कि इसकी हाइट जो है वो फॉर एग्जांपल एक एटम से बड़ी है, एक सेल से बड़ी है, तो ये बात ठीक है। या मैं कहता हूं चींटी से बड़ी है, ये भी लोअर बाउंड है इसकी। या मैं कहता हूं जी 1 फुट से बड़ी है, ये भी लोअर बाउंड है इसकी। फिर मैं कहता हूं 5 फुट से बड़ी है, ये भी लोअर बाउंड है इसकी। सवाल यह है कि व्हाट इज यानी बिग ओमेगा क्या है? बिग ओमेगा इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोस फंक्शंस व्हिच आर लोअर बाउंड टू एफ ऑफ एन। Oh, look at this जी, यहां पर आपको एक so it is a collection of all those functions which are lower bound on f of n. So for example, can you tell me कि सॉरी इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलती की हुई है, यहां पे हम लिखेंगे, ये ओ नहीं लिखेंगे, यहां पर हम ये लिखेंगे, और यहां भी हम ये लिखेंगे, ठीक है। और ऊपर जो हमने लिखा है उसमें भी हमने गलती की है, यहाँ पर हम लिटिल ओ लिखेंगे, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। सो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा में मेरे सारी वो कलेक्शन आएगी जो कि लोअर बाउंड करती है, ठीक है। सो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मुझे बताएं, मैं यहीं से ये एग्जांपल कॉपी पेस्ट करता हूँ, मुझे बताएं कि अगर मैं ओमेगा कलेक्शन की बात करूँ तो ये मेरा f of n है। व्हाट इज माय f of n? माय f of n is let's say 3n to the power 3 plus 5n plus 1000, ठीक है। मुझे बताएं क्या इसके अंदर ये यहाँ पे जो बिग ओमेगा है उसमें यहाँ पर देख लें, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ठीक है। तो इसको मैं रेड कर देता हूं। मुझे बताएं यहां पर n क्यूब आ सकता है? सॉरी यहां पर भी ओमेगा आएगा, यहां पर मुझे बताएंगे मैं यहां पर n क्यूब आ सकता है? आ सकता है। 100 n क्यूब आ सकता है? आ सकता है, ठीक है। यू कैन इजीली शो, दैट्स नॉट एन इश्यू। ये आ सकता है? नहीं, ये नहीं आ ये सकता। नहीं आ सकता, ये कभी भी नहीं आ सकता। n to the power 4 का अगर आप n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लें और दोनों की रेशो लेंगे तो यू विल सी कि बेसिकली f of n will not be a, I mean ये अपर बाउंड तो हो सकता है, लोअर बाउंड नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। n to the power 5 आ सकता है? नहीं, नहीं आ सकता। n to the power 6 आ सकता है? नो, नहीं। n की पावर 2.5 आ सकता है? आ सकता आ सकता है। n की पावर स्क्वायर आ सकता है? आ सकता है, जी जी। ठीक है। n की ये 200 2000 टू n की पावर आ सकता है? ऑफ कोर्स आ सकता है, ठीक है जी। ठीक। क्या यहाँ पर n क्यूब log n आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इस f of n में हाईएस्ट टर्म है 3n स्क्वायर और यहाँ पे है n क्यूब log n।
तो मैं अगर इन दोनों की रेशो लूं तो n क्यूब से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा और बेसिकली आ जाएगा 1 ओवर लॉग n और 1 ओवर लॉग सॉरी या 3 ओवर लॉग n आ जाएगा। और log n को अगर मैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करूं तो 1 ओवर आई मीन 1 ओवर इन्फिनिटी बिकम्स 0, जिसका मतलब है बेसिकली ये टर्म जो है ये n क्यूब से बड़ी है और तो बड़ी चीज यहां पर नहीं आ सकती। हम हमेशा यहाँ पर ऐसी चीज डाल सकते हैं जो कि उससे छोटी हो। ठीक है, एक मिनट जी, कंट्रोल C कंट्रोल V, ये तो नहीं आ सकता, क्या ये आ सकता है? ये आ सकता है? यस, ये आ सकता है। आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3n स्क्वायर जो है वो बड़ा है 3n क्यूब डिवाइडेड बाय log n से। ठीक है, क्योंकि रेशियो लेंगे तो बेसिकली log n ऊपर आ जाएगा और बेसिकली दिस विल कन्वर्ज टू इंफिनिटी, व्हिच मींस जो ऊपर वाली टर्म है वो बड़ी है। ठीक है, यू कैन यूज दिस लिमिट टेक्निक टू डू दिस। उसके बाद है बेटा वीक लोअर बाउंड। वीक लोअर बाउंड का मतलब बेसिकली क्या है कि बेसिकली इसमें सिर्फ फर्क ये होगा, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोस g of n which are strictly lower than this। स्ट्रिक्टली लोअर का मतलब है बेसिकली ये जो आपने बेटा कलेक्शन बनाई थी, ये इस कलेक्शन की कौन कौन सी एंट्री इसमें से निकल जाएगी? बताएं जी, इसमें से कौन सी एंट्री यहां से निकल जाएगी? मुझे बताएं जी। और एफ ऑफ एन आप मत भूलिएगा कि एफ ऑफ एन क्या है। एफ ऑफ एन हमारा ये है जी, बताएं जी। जी, सिर्फ स्क्वायर वाली निकल जाएंगे। स्क्वायर वाली निकलेगी या क्यूब वाली निकलेगी? सिर्फ उससे छोटा होना चाहिए ना। छोटा आना चाहिए ना, तो इक्वल वाला नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। क्यूब क्यूब वाला जाएगा। तो बेसिकली ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म यहाँ से निकल जाएगी। ये बात समझ आई? बाकी टर्म्स इसके अंदर रहेंगे। सॉरी, हमारी नेक्स्ट क्लास डिफेंस स्टार्ट हो गई है 3:30 पे। ओके 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 ओके, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये हमने अपर बाउंड लोअर बाउंड वगैरह कैसे निकाली है? ठीक है, सो प्लीज ये होमवर्क मैं एल्गो का जो है ना अगला होमवर्क शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। उसमें बेसिकली यही चीज़ को यूज़ करते हुए हम मंडे को इस पर बात करेंगे। कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको शेयर करूंगा। आपने बेसिकली ये सारिम की एग्जांपल है जिसके हमने, सॉरी मंडे का ऑफ है। मंडे को ऑफ तो नहीं है अब मेरे ख्याल में। सर ऑफ है, वो नोटिस आ रहा है। यार आप देखो, मेरी बात सुनो, तुमने अगर ऑफ लेना है तो ले लो, लेकिन मेरा ख्याल है क्लास ले लेते ताकि जान छोड़े वो दोबारा से रीस्केड्यूल करनी पड़ेगी सैटरडे को। ठीक है सर। ठीक है, यू वांट टू डू इट ऑन नेक्स्ट सैटरडे और यू वांट टू डू इट ऑन मंडे? मेरा ख्याल है ये हमने मेरा ख्याल में ये हमने जो टॉपिक शुरू किया मेरे ख्याल में जो हमने टॉपिक शुरू किया है वो आई मीन वो अभी तक दरमियान में है, ताकि हम ना इसकी एग्जांपल्स वगैरह कर लें। ठीक है ना? मंडे ठीक है, सैटरडे नहीं। लेट्स डू इट ऑन मंडे। ठीक है, जाने से पहले ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं अटेंडेंस नोट कर लूंगा और बेसिकली मैं उन सब की अटेंडेंस वहां पे लगा दूंगा। ठीक है, ओके सर। ठीक हो गया। ओके चलो बेटा, थैंक यू सो मच। आई होप के क्या एक छोटी सी बात, 1 मिनट दे सकते हैं मुझे? यस सर यस। 1 मिनट, एक छोटी सी बात अगर मैं देखूं तो ये बेसिकली ना ये एक छोटा सा एक ग्राफ है, ये समझने की कोशिश करें। अगर कोई फंक्शन है जो कि n पे चल रहा है और आपका बेसिकली n की वैल्यू 1000 है और कोई एल्गो है जो O ऑफ n चल रहा है, इसका मतलब बेसिकली होता है कि ये अगर आपका जो कंप्यूटर है ना वो 1 मिलियन ऑपरेशन 1 सेकंड में करता है। ठीक है ना, 1 मिली सेकेंड लेता है एक ऑपरेशन करने में। तो बेसिकली इस अगर कोई एल्गो है जो कि n टाइम ले रहा है तो बेसिकली उसको लगेंगे 1 सेकेंड। ठीक है, और बेसिकली
एक दिन में वो कितने काम कर सकता है इस n के, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8 करोड़ 64 लाख काम परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अगर कोई एल्गो n log n टाइम ले रहा है तो वो 1000 काम करने के लिए 10 सेकंड लेता है, और एक दिन में वो कितने काम करेगा, वो करेगा जी 39,43,234। अगर कोई एल्गो n स्क्वायर टाइम ले रहा है तो बेसिकली ये 17 मिनट लेगा सिर्फ 1000 काम करने के लिए, और एक दिन में कितने काम कर सकेगा, वो तकरीबन 9,295 काम कर सकेगा। अगर कोई n क्यूब एल्गो चल रहा है तो वो 12 दिन लेगा सिर्फ n इज इक्वल टू 1000 के लिए चलने के लिए। ये बात समझ में आ रही है, n इज इक्वल टू 1000 के लिए, और एक दिन में कितने करेगा, वो 442 काम करेगा। अगर कोई कैलगो n टू द पावर 4 चल रहा है तो ये 32 ईयर्स लेगा सिर्फ n इज इक्वल टू 1000 तक के चलने के लिए। अगर कोई n टू द पावर 10 चल रहा है एल्गो तो वो n की पावर 1000 के लिए वो इतने ईयर्स लेगा। और अगर कोई एल्गो एक्सपोनेंशियल टाइम ले रहा है जैसे 2 की पावर n है तो वो n इज इक्वल टू 1000 के लिए 1.07 इंटू 10 रेज़ टू पावर 301 नंबर ऑफ ईयर्स लेगा, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू मल्टी बिलियन 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 ईयर्स ऑफ ईयर्स। और एक दिन में वो सिर्फ उसकी n इज इक्वल 26 के लिए चल सकता है, बस दैट्स व्हाट इट मींस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो कि आपको देखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द सर सरफराज, ये थोड़ा सही है ये, यानी वो n रेस्ट पर 10 पे 6 ले रहा है और 2 रेस्ट पर n पे 26 ले रहा है। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि n शुरू में 2 की पावर n जो है ना वो स्लो चलता है। ठीक है, n की पावर 10 ज्यादा तेज चलेगा, लेकिन आफ्टर ए वाइल ये 2 की पावर n बहुत तेज हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह याद है 1.1 की पावर 1.1 की पावर n लीजिए, शुरू में n स्क्वायर आगे जा रहा था लेकिन फिर बाद में उससे पीछे हो गया था, तो ये बिल्कुल यहां पर भी ऐसे ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Please leave the meeting.